गुड इवनिंग एवरीवन। वेडनेसडे आज हम एक नए डॉक्टर के साथ आए हैं। डॉक्टर विपिन गुप्ता लुधियाना से ही हैं और हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं। वो हमारे से बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को शेयर करने जा रहे हैं। इनलार्ज्ड प्रोस्टेट्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है आजकल मेल्स की, तो आज उनसे यही बात करेंगे। वेलकम डॉक्टर विपिन। Thank you, ma'am. Thank you so much. And thank you, dear, also for inviting me to deliver a lecture on large prostate. हाँ जी डॉक्टर साहब, पहले आप ये बताएंगे कि ये इनलार्ज प्रोस्टेट्स होता क्या है। बेसिकली मैम ऐसा है डॉक्टर साहब, ये एक ग्लैंड है, मेल ग्लैंड है, जो एक हम लोग कहते हैं कि थ्रोट की शेप में रहता है। नियर अबाउट 20 to 25 ग्राम्स वेट का होता है। तो मेन इसका जो काम रहता है कि इसमें जो सीमन बनता है, इसमें जो मेनली लिक्विड रहता है, तो ये प्रोस्टेट का काम होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग अगर इसको देखें कि प्रोस्टेट जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, तो उसका मतलब होता है बिफोर, वन हु स्टैंड्स बिफोर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर के ठीक आगे पड़ा होता है, और उसमें से यूरेथ्रा की पाइप निकलती है, तो दोनों साइड से प्रेशर के साथ निकलता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के 5 लोब्स होते हैं। 2 लेटरल लोब्स होते हैं, एक मीडियन लोब होता है, एक एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब। तो वो कुल मिला के एक प्रोस्टेट ग्लैंड बनता है। तो इसका मेन काम जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि इट इज इन्वॉल्व विद द सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ द मेल। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज अ बेसिकली अ मेल ग्लैंड, जो दो तरह से हम लोग कहते हैं कि ये बना रहता है। उसमें सबसे बड़ी जो चीज है कि ये जो इनर एक पेरियूरेथ्रल पार्ट होता है और एक सबकैप्सुलर पार्ट होता है। अगर हम लोग बात करें कि पेरियूरेथ्रल पार्ट जो है, वो ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन के अंडर एक्टिवेट काम करता है। तो लेकिन जब हम सब कैप्सुलर पार्ट की बात करते हैं, तो एंड्रोजन पार्ट काम करता है। अगर पेरीयूरेथ्रल पार्ट काम करेगा तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं पे कंप्रेस करता है यूरेथ्रा को। लेकिन अगर हम कैप्सुलर पार्ट की बात करते हैं, अगर वो कहीं पे एंड्रोजन की एक्टिविटी के अंडर आता है, तो डेफिनेटली पेशेंट को प्रोस्टेटिक कैंसर के चांसेस बढ़ जाते बिल्कुल, और ये इलाज कराना भी जरूरी है। अक्सर हम देखते भी हैं कि इसके जो फिजिकल इश्यूज हैं बहुत डिले आते हैं, बहुत धीरे धीरे इसका जो डिजीज प्रोग्रेशन है ये बहुत स्लो है, तो लोग इसका हैं। इलाज भी जल्दी नहीं कराते हैं। मैम वेरी स्लो एक्टिंग, क्योंकि बिकॉज हम लोग बात करें कि ये 15-16 साल की एज में ये ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। तो हम्म। ये आप देखेंगे कि ये 50 के बाद में, मोस्टली 55 के बाद में मेल्स में ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि उनके बाद में चांसेस आते हैं। तो आप देखिए कि लगभग 40 साल लग जाते हैं कि इस प्रोस्टेट ग्लैंड की एक्टिविटी को बनने में, या हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट। तो धीरे धीरे ये बढ़ जाता है। फिर उस हिसाब से जैसे जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ती जाती है, एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स या हार्मोनल इफेक्ट्स आते हैं, उसके साथ में बढ़ जाता है ये। तो इसमें पता कैसे लगता है डॉक्टर साहब कि ये हमको इश्यू आ रहा है, हमको दवा की जरूरत है, ताकि मरीज दवा ले सके। मैम नॉर्मली एक बंदा जो हेल्दी है, जिसको प्रोस्टेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रात को यूरिन के लिए नहीं उठेगा ना। तो होता क्या है कि जो बंदा आपको आके बोल रहा है कि मेरे को 2-3 बार यूरिन के लिए उठना पड़ रहा है, यूरिन जाता हूँ तो थोड़ी देर के बाद में फिर दोबारा से यूरिन आ रहा है, लेकिन उतनी फ्रिक्वेंसी या उतनी एक प्रॉपर प्रोजेक्टाइल के साथ में नहीं आ रहा, या धार नहीं बन रही है यूरिन की, और मेरे को कई बार पेन भी होता है, और यूरिन बड़ा ड्रॉप ड्रॉप आता है, कई बार बीच में भी निकल जाता है। तो उन सब सिम्टम्स के लिए फिर देखना पड़ता है कि जैसे ही पेशेंट लेटा तो फिर उसको उठ के जाना पड़ा, क्योंकि जब भी ये लेटता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डाल देता है। प्रोस्टेट जैसे बढ़ता जाएगा, वो यूरेथ्रा के ऊपर भी प्रेशर डालेगा, वो उसकी स्ट्रीम को, उसकी धार को भी रोकेगा डेफिनेटली, अर्ज भी दोबारा से बार बार बनाएगा उसकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो कॉमन कंप्लेंट रहती है मेल्स की, खास करके एल्डर एज में तो ज्यादा है, तब जाके लोग। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नाउ जी इट इज क्लियर। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये आप शेयर कर देंगे कि ये रीजन क्या रहते हैं इसको इनलार्ज होने के। देखिए, देर आर सर्टेन रीजंस की जहाँ पे हम लोग बात करें कि हम लोग पहले तो हार्मोनल एक्टिविटी को देखें कि जो हार्मोन्स हैं वो एंड्रोजन्स कहीं ना कहीं पे पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं रेशियल्स की, तो कहीं ना कहीं पे इंडियंस में, या हम लोग अगर निग्रोज में बात करें, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं।
कई बार हम देखते हैं कि आर्टीरियल सेक्लोसिस जो कई बार आप भी पढ़ते हो कि हार्ट की डिजीज में जो वेसल्स हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे ये भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। फिर कुछ सर्टन फैक्टर्स जो हैं हम लोग वीडियोपैथिक लेते हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जीएनएम की थ्योरी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो वहां पे ना एक बड़ा कन्फ्लिक्ट सा लोगों में आता है। वो कन्फ्लिक्ट क्या है कि लोगों के दिमाग में जो सबसे बड़ी चीज आती है वो है कि मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, व्हेन somebody is inability to reproduce himself, कि मेरे बाद मेरा खानदान कैसे चलेगा। सम सेक्सुअल कन्फ्लिक्ट की वाइफ का अफेयर किसी और के साथ में चल रहा है तो उसके साथ में हो सकता है। देन डेथ ऑफ द वाइफ, इट इंक्रीजेस द प्रोस्टेट ग्लैंड। या हम लोग बात करते हैं कि कहीं ना कहीं पे घर में जीएनएम थ्योरी के अकॉर्डिंग कि फीमेल एक डोमिनेट कर रही है पार्टनर को। वो कोई भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, लेडी बॉस भी हो सकती है ऑफिस में। उसके बाद कई बार क्या होता है कि बहुत एक बुरे समय से निकल रहा है बंदा, जिसको हम कहते हैं कि एक डाइवोर्स उसका चल रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं पर है। तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं उसके वो ग्लैंड को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से दिक्कत परेशानी हो जाती ठीक है, तो ये कन्फ्लिक्ट है जहाँ पे हम काउंसलिंग करके भी पेशेंट को निकाल सकते हैं। है। डेफिनेटली मैम, ये देखिए हम प्रोस्टेट ग्लैंड हर बंदे को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन हाँ हम्म डेफिनेटली जब बंदा 90 की एज में आया तो 80% पीपल्स आर अफेक्टेड बाय दिस। तो 50 साल से 90 साल की एज जो है वो उसमें भी सिर्फ 80% लोग हैं। तो आप हम्म समझिए कि 20% लोगों में नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं पे सब में आना चाहिए। जैसे ये मेल ग्लैंड है तो सब में नहीं आता, तो उसके पीछे कहीं ना हम्म कहीं पे माइंड का कंफ्लिक्ट या हम लोग बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पे देखने को डेफिनेटली मिलता ठीक है, तो ऐसे टेस्ट कौन से रहते हैं जिससे कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ ये इशू आ चुका है? है। जैसे ही आपको पेशेंट ने कोई सिम्टम दिया, मान लीजिए पेशेंट कहता है कि मेरे को रात को यूरिन के लिए उठना पड़ रहा है, या एक यूरिन की स्ट्रीम नहीं बन रही है, या हम लोग कहते हैं कि बूंद बूंद पेशाब गिर रहा है, या हम लोग कई बार देखते हैं कि पेशेंट कहता है कि मेरे को डॉक्टर साहब रात को यूरिन पास करता हूँ तो उसके साथ में ब्लड भी आ रहा है। देन वी शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट द थिंग्स कि हम लोगों को करना क्या उस चीज में। तो उसमें सबसे बढ़िया चीज, पहले तो आज की डेट में तो खैर टूल्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन पिछले कुछ साइंस से डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता था कि पेशेंट की फिंगर के साथ में हम लोग लोब्स को देख लेते हैं, मीडियल लोब ऑब्जर्व कर लेते थे या लेटरल लोब ऑब्जर्व कर लेते थे। लेकिन आज की डेट में कोई वो ऐसा करता नहीं। तो सेकंड थिंग जो हमारे पास में है वो है, हम लोग कई बार यूरिन एग्जामिनेशन कर लेते हैं। थर्ड थिंग जो इम्पोर्टेंट टूल है वो है उसका पेशेंट का अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड हम लोग जरूर करवाते हैं तो उसमें पता लगता है। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन यू कैन मूव टू दी सीटी स्कैन और एमआर, तो वो कहीं ना कहीं पे हम देखते हैं। जो अल्ट्रासाउंड में है प्रोस्टेट का साइज प्लस एक हम कहते हैं कि ब्लैडर खाली हो गया तो उसके बाद में ब्लैडर में कितना यूरिन पड़ा हुआ है, कि पेशेंट यूरिन पास करके आया तो उसके बाद में उसकी कितनी क्वांटिटी है। तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि इट शुड नॉट बी मोर देन 20 to 30 ml। अगर उससे ज्यादा आ रहा है पोस्ट वाइडर रेजिडुअल यूरिन, पीवी आरयू लिखा होता है, तो वो कहीं ना कहीं पे पार्टिसिपेट करता है। फिर हम लोग देख लेते हैं यूरिन यूरोफ्लोमेट्री के साथ में एक टेस्ट करवा लेते हैं, तो उसके साथ में पता लगता है। एंड में हम लोग देखते हैं अगर नहीं कुछ मिल रहा तो सिस्टोस्कोपी जो आज की डेट में यूरोलॉजिस्ट हैं वो अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग तो पीएसए भी करवा के आते हैं खुद से ही गूगल करके मैम कि कैंसर का तो नहीं इशू बन रहा। पीएसए में जब आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं तो उसमें पता लग जाएगा कि सेप कैप्सुलर पार्ट इंटेक्टेड है कि नहीं है। तो ऐसे ही हम्म पेशेंट के अननेसेसरली इन्वेस्टिगेशन करवाने से पता लग जाएगा। अगर सब कैप्सुलर पार्ट इंटेक्टेड नहीं है देन डेफिनेटली पीएसए। फिर भी अगर आप अपना रिस्क फैक्टर कवर करना चाहते हो डेफिनेटली यू हैव टू मूव फ्रॉम पीएसए। तो उसमें देख लेते हैं कि नॉर्मल इट शुड बी लेस देन 4। अगर 4 से ज्यादा आ रहा है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं पे आपकी इन्वेस्टिगेशन को क्लिक करना चाहिए। बिल्कुल। तो मेडिसिन के बिना हम इसको मैनेज में कुछ कर सकते हैं कि थोड़ा तकलीफ तो कम हो, यूरिन इजीली डॉक्टर साहब पास हो ऐसा है जाए? दवा कि तो नो डाउट के एक है ही जरिया। प्रोस्टेट को पहले तो ये है कि हर हालत में ठीक करना है। अगर हम लोग नहीं करते हैं तो इसकी कहीं ना कहीं पे कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, क्योंकि प्रोस्टेट अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऑटोमेटिकली इट माइट कन्वर्ट इनटू कैंसर। अगर नॉर्मल हम लोग कहते हैं कि नोडुलर हम लोग कहते हैं या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं पे दिक्कत परेशानी करके कैंसरस बन सकता है। फिर दूसरी बात हम लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं पे बैक प्रेशर की वजह से यूरिनरी ब्लैडर जो है वो थोड़ा सा लेजी हो जाएगा या इनएक्टिव हो जाएगा, एंड इट माइट लीड टू दी प्रॉब्लम्स टू द किडनी। बैक प्रेशर के साथ में इट माइट गो फॉर दी हाइड्रोनेफ्रोसिस,
कहीं ना कहीं पे स्टोन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, वीनस स्टोन्स के, तो उसके लिए वो देखना जरूरी है। प्री यूटीआईज दे आर वेरी वेरी कॉमन, तो वो चीज़ है। तो इसलिए डेफिनेटली प्रोस्टेट को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो रही मतलब बात, मैनेजमेंट की तरफ को ना जाया जाए, सीधा दवा की तरफ को ही जाए तो बेहतर है। डेफिनेटली मैम, मैनेजमेंट जो पार्ट है तो जो कन्फ्लिक्ट है वो तो पेशेंट को, जैसे आपने बताया, वो काउंसलिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है पेशेंट की ना। इमोशंस रिकवर होने जरूरी है। डेफिनेटली वो तो, जैसे हम लोग सब होम्योपैथी करते हैं तो हम लोगों को पता ही है कि कहीं ना कहीं माइंड की पार्टिसिपेशन रहती है, तो उसकी वजह से। तो ठीक है। मेडिसिन का जो पार्ट है मैडम, मैं तो हमेशा एक ही चीज रिकमेंड करता हूँ कि डेफिनेटली जो मेडिसिनल पार्ट है वो हमेशा एक आपके होम्योपैथ की सुपरविजन में होना चाहिए। अपने आप खुद से कोई दवाई नहीं लीजिए प्लीज। चाहे वो आपने पढ़ ली है गूगल पे, आपने ऑनलाइन सर्च मारी है, बट यू मस्ट हैव अ कॉन्टेक्ट विद सम फिजिशियन टू, कि वो फिजिशियन की सलाह के बिना, एडवाइस के बिना प्लीज अपनी कोई भी मेडिसिन नहीं लीजिए। क्योंकि योर फिजिशियन नोज वेरी मच अबाउट योर डिजीज एंड अबाउट योर सेल्फ। तो फिर उसके लिए तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ऑलवेज आस्क योर फिजिशियन फर्स्ट, देन गो फॉर एनी मेडिकेशन। अपने हिसाब से सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज ऑलवेज डेंजरस, तो नहीं करिए प्लीज। ठीक है, तो कुछ सेट ऑफ मेडिसिन आप शेयर कर सकते हैं? सिंपल प्रोस्टेट इन्फ्लामेशन है तो उसके लिए प्लीज मैं फिर दोबारा से रिकमेंड करूंगा कि ऑलवेज आस्क योर पेशेंट। अगर प्रोस्टेटिक इन्फ्लामेशन है तो उसमें हम लोगों के पास में पल्सिटेला है, हिपरसल्फ है, सेलिशिया है, टूजा है। अगर कहीं ना कहीं पे उसके साथ में हार्ट की कंप्लेंट्स आ रही है, प्रोस्टेट के साथ में हार्ट की कंप्लेंट्स आ रही है, तो लिथियम का आप एक मेडिसिन बहुत अच्छी है, और डिजिटलिस मेडिसिन है जहाँ पे हार्ट की कंप्लेंट्स आ रही है। और अगर हम लोग बात करें कि प्रोस्टेट के साथ में पाइल्स की दिक्कत है, देन यू हैव टू वर्क फॉर द मेडिसिन, जैसे स्टेफिस है, देन कंथेरिस एक मेडिसिन है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं उस मेडिसिन को। जब रही बात की प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट की, तो वो कहीं ना कहीं पे हम लोगों को देखना है कि रेजिडुअल यूरिन ज्यादा आ रहा है, पीवीयूआर ज्यादा आ रहा है, तो उसमें मेडिसिन अपने पास में डिजिटालिस बहुत बढ़िया है। अगर हम लोग बात करें कि कहीं ना कहीं पे इम्पोटेंसी आ रही है, तो उसमें हमारे पास में लाइकोपोडियम है, कोनियम है, एंड सेबल सेबुलेटा मेडिसिन है। अगर हम लोग बात करें कि कहीं ना कहीं पे कैंसरस है, तो पेशेंट की वो अकॉर्डिंगली मेडिसिन सिम्टोमेटिक जो भी पेशेंट सिम्टम देता है तो उसमें, बट अदरवाइज मेडोराइन बहुत बढ़िया काम करती है, पूजा बहुत अच्छे से काम करती है। देन सर्टन मेडिसिन में मैं जो अपने क्लिनिक्स में यूज करता हूँ, कहीं ना कहीं पे रेक्टल ट्रबल्स के साथ में आते हैं, तो पोडोफाइलम एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है कि जहाँ पे रेक्टल ट्रबल्स के साथ में आ रही है दिक्कत। देन यू कैन थिंक फॉर, मतलब काली आयड है, आइडम है, हम लोग बात करें सिलिशिया है। तो नंबर ऑफ मेडिसिन आर देयर, कि जहाँ पे पेशेंट, एक तो हम लोग बात कर रहे थे कि पेशेंट दीवार को पकड़ के यूरिन पास कर रहा है, तो यू कैन थिंक फॉर सिमाफिला। अगर हम लोग बात करें कैंसरस है तो फार्मपेक्रिकम एक मेडिसिन बहुत बढ़िया है। नंबर ऑफ मेडिसिन हैं, तो डॉक्टर साहब इसमें तो आपकी अपनी चॉइस है कि पेशेंट कैसे सिम्टम देता है। ऑडियंस को रिक्वेस्ट है हमारी, हमेशा की तरह कि खुद से मेडिसिन पिक करने की कोशिश मत कीजिए। नजदीकी डॉक्टर से मिले, नहीं तो डॉक्टर विपन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं या हमारे जरिए भी कर सकते हैं। जो मेडिसिन डॉक्टर विपन ने बताई हैं, अभी उनकी डिटेलिंग बहुत शॉर्ट में बताई है, लेकिन जब हम मरीज को देखते हैं तो बहुत कुछ बात करनी पड़ती है, बहुत सिम्टम्स देखने पड़ते हैं, उनका पैथोलॉजिकल लेवल भी देखना पड़ता है, रिपोर्ट्स सब कुछ देखना पड़ता है, तो ये रिस्क मत लीजिए खुद के साथ। सर आप अपना नंबर शेयर कर देंगे ऑडियंस के साथ? मैम मेरा नंबर 9814330698 मैम। फिर से एक बार। सॉरी, 9814330698, एंड आई एम सॉरी कि मैं 1 से 4 के बीच में कॉल नहीं पिक करता हूँ, क्लास ले रहा होता हूँ, तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिक अप कॉल। तो अदरवाइज लीव अ मैसेज, अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ भी क्वेरी होती है, 4 बजे के बाद में आई विल कॉल हिम और कॉल हर। ठीक है, कुछ ऐसा लगता हो डॉक्टर विपिन के जो इस डिस्कशन में रह गया हो प्रोस्टेट्स के बारे में जानना, आपको लगता हो कि ऑडियंस के लिए जरूरी भी है जानना? मैम ऐसा तो कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि प्रोस्टेट में कहीं ना कहीं पे जो हम लोग बात करते हैं कि कई बंदे लेजर करवाते हैं, कई बंदे सर्जरीज करवाते हैं, रिपीटेड जो सर्जरीज हैं दे माइट टर्न इनटू कैंसरस, क्योंकि एक इंजरी हुई है प्रोस्टेट ग्लैंड को, तो उस चीज से बचा जा सकता है कि यू हैव अ अल्टरनेटिव मेडिसिन टू। वो हर के लिए नहीं है, कहीं कहीं ना कहीं पे हम लोग कहते हैं कि
जैसे पेशेंट की अब यूरिन की कंप्लेंट हो गई है कि यूरिन पास ही नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि आप टोटली मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाए। यू माइट हैव टू गो फॉर अ कैथेटर, कि आप कैथेटर लगाएं पेशेंट को। वो कैथेटर कई बार क्या होता है, पेशेंट ही रिजिड हो जाता है, डॉक्टर रिजिड हो जाते हैं कि मेडिसिन ही खाओ तो उसी से ठीक हो जाएगा। नहीं, तो अल्टरनेटिव सिस्टम में आपके पास में ऑप्शंस हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर दैट आल्सो टू, कि जहाँ पे लग रहा है कि नाउ देयर इज इन डेंजर टू दी लाइफ, तो होम्योपैथी मेडिसिन को नहीं चूज करके या एलोपैथी मेडिसिन ले सकते हैं, बट रिपीटेडली नहीं लेते। आई विल सजेस्ट कि आपने एक बार सर्जरी करवा ली है तो डेफिनेटली उसके बाद में आप दोबारा से अपने होम्योपैथी डॉक्टर को मिलके वो कर सकते चलिए ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। हैं। फिर मोस्ट कभी वेलकम मैम। मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। और डेफिनेटली थैंक मोस्ट यू। वेलकम मैम, इट्स माय प्लेजर कि डिनर में थैंक मेरे यू को वंस इनवाइट किया। अगेन। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू।